हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात किए थे। किसके बारे में बात कर लिए थे हम लोग? टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम लोग देख लिए थे। देखो, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को देखे थे, है ना। जहाँ पे मैं लास्ट एंड किया था विद द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के साथ मैं एंडिंग किया था। किसके साथ एंडिंग किया था? इरेशनल नंबर के साथ एंडिंग किया था। देखो, रेशनल और इरेशनल नंबर को मैं बता दिया था। एक्चुअली में ये दोनों क्या थे? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैं क्या बताया था कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, वे p एंड q क्या हो, बहुत आर क्या हो, दोनों इंटीजर्स हो, यानी कि पूर्णांक हो, है ना। और एक और चीज बताया था कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो इस फॉर्म में अगर किसी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। वहीं पे एक बात ये थी कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, लेकिन p एंड q में से कम क्या हो ना, कम से कम एक नंबर, कम से कम एक p या q पूर्णांक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के देखे थे, उसके डिफिनेशन को देखे थे। तो रेशनल नंबर क्या था? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहा हो, p एंड q दोनों पूर्णांक हो, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है कि वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म जो होगा वहां पे p एंड q में कम से कम एक क्या होना, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अब देखो, पूर्णांक का डिफिनेशन मैं बताया था, ठीक है। पूर्णांक की बात करो तो पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात किया, यहाँ पे क्या है, √3/4 है, ठीक। यहाँ देखो, ये दोनों क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, और यहाँ पे भी ये शर्त है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू दोनों में आएगा। तो यहाँ पे देखो, q इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है। एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, दूसरा कंडीशन p अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना √3, ये p का वैल्यू क्या है, √3 है। तो ये √3 जो है ना, ये पूर्णांक नहीं है। कौन से नंबर नहीं है? ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कहने का मतलब वो ये इंटीजर्स नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 3 जो है, इसका कोई स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, वो डेसिमल में आ जाता है, जो कि पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखे थे, इन सब चीजों को हम लोग क्या किए थे, देखे थे। मैं क्या बता रहा था कि रेशनल इरेशनल नंबर को आप हम लोग समझ चुके थे। रेशनल और इरेशनल नंबर को क्या किए थे, हम लोग समझ चुके थे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, रेशनल और इरेशनल नंबर में कुछ रिलेशन है ना। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में क्या है, कुछ रिलेशन है। क्या है? कुछ संबंध है, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सर इसमें क्या रिलेशन है? देखो, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है, जैसे आपको प्रूफ करने के लिए देता है। मैं बता, आप परिमेय संख्या समझ में आई। परिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। देखो, इसका वैल्यू 2 आएगा, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब ये डेसिमल में आता है। इसके साथ क्या आता है? डेसिमल आता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया। तो मैं क्या बोल रहा था, इसके बीच में रिलेशन क्या है? जैसे आपको कभी प्रूफ करने के लिए देगा कि प्रूफ कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए कि 2 √2 पर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो, ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, एक्चुअली में जैसे इसको प्रूफ करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह इसको भी प्रूफ करेंगे। देखो, इसमें 2 पार्ट है, एक क्या है, एक रेशनल पार्ट है, एक इरेशनल पार्ट है। यानी कि 5 जो है रेशनल नंबर है, और 3 क्या है, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। यानी कि 5 परिमेय संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो वही रिलेशन क्या है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय, दोनों का योगफल जो आएगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ये रिलेशन क्या है कि अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय को जोड़िए, क्या कीजिए, जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा दीजिए, या क्या कीजिए, भागा दीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अपरिमेय और परिमेय के बीच में आप चाहे उसको ऐड करें
या सब्ट्रैक्ट करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, वो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, ये एक संबंध हो गया। मैं उसका फुल लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक परिमेय, देखो अब दो परिमेय संख्या, मान लो दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे, है ना। दो परिमेय संख्या को, अगर दो परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ रहा है, घटा रहा है, गुना कर रहा है ना, या भागा कर रहा है, तो इसका हमेशा हमको क्या देगा, हमेशा देगा कि हमेशा परिमेय संख्या देगा, हमेशा परिमेय संख्या देगा, हमेशा, ये ध्यान में रखना, हमेशा। और ये हमेशा अपरिमेय आएगा, क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। किसका, एक अपरिमेय और एक परिमेय का रिलेशन है, हमेशा अपरिमेय आएगा। और दो परिमेय नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो तो परिमेय आएगा। लेकिन दो अपरिमेय संख्या, मान लो दो अपरिमेय संख्या है ना, दो अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो होता है ना, क्या होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, है ना, योगफल और अंतर, यानी कि जोड़ और घटाव, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, ये जो है ना परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों का, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर आप गुना कर रहे हैं या भागा कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा ना, परिमेय आएगा, वहां पे क्या आएगा, परिमेय आएगा, है ना। दो अपरिमेय संख्या को अगर आप गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप गुना कर रहे हैं, तो वहां पे भी वही चीज आएगी, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। ये बात ध्यान में आपको, यहाँ पे भी वही चीज है, परिमेय से दो अपरिमेय संख्या को गुना करो या जोड़ो या घटाओ या भागा करो, तो परिमेय या अपरिमेय दोनों आ सकती है। ये रिलेशन बता रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं रेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग समझ गए। इस रिलेशन को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको देता है ना, ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या देगा, प्रूफ कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या देता है, क्वेश्चन क्या देता है कि प्रूफ कीजिए, ये देखो 3 + √2 इज अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। कैसे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। देखो तो यहां पे ये तो अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल पार्ट है, और ये परिमेय संख्या है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब ये रेशनल पार्ट है, दो पार्ट है इसमें, दोनों जोड़ के साथ जुड़ा हुआ है। ये इरेशनल पार्ट हो गया और वो क्या हो गया, वो रेशनल पार्ट हो गया। अब देखो, एक रेशनल पार्ट हो गया, एक इरेशनल पार्ट हो गया, तो मैं क्या बोल रहा था कि दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हो या अंतरफल हो या गुणनफल हो या मल्टीपल हो, यानी कि भागफल हो, चारों में से कोई भी अगर ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमेशा क्या देता है, अपरिमेय देता है, हमेशा क्या देता है, अपरिमेय देता है, हमेशा देगा आपको अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में, ये रिलेशन था, इसलिए मैं उसको समझाया हूं। देखो इस रिलेशन के बाद जस्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, जो कि रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड, देखो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, डिवीजन लेमा, या हम लोग या फिर यह बात करेंगे कि यूक्लिड, क्या बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दो चीज है, देखो एक है एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, या एक किसके बारे में बात करेंगे, लेमा के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन लेमा, या प्रमेयिका होता है इसका हिंदी, प्रमेयिका। और यहां पे जो है ना, इसका वही होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होगा। क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या होगा, एल्गोरिथम, आधा था और मां। देखो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे दो चीज है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे, दोनों में क्या देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो ये जो लेमा है ना, ये लेमा जो है ना, एक लाइक एक्सियोम समझते हैं आप लोग। देखो एक्सियोम का मतलब होता है, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग थ्योरम,
थ्योरम पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है अपने आप में, वो क्या होता है प्रूफ होता है, नहीं अपने आप थ्योरम को प्रूफ करना होता है, लेकिन एक्सियोम जो होता है अभिगृहित, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, अभिगृहित। अभिगृहित ये 9th के आसपास हम लोग 9th के मैथ में हम लोग पढ़े रहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिद्ध किया गया रहता है, जो प्रूफ रहता है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक यूनानी मैथमेटिशियन थे, दार्शनिक थे, मैथमेटिशियन नहीं थे, दार्शनिक थे। उन्होंने क्या किया था, एक लेमा दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिवीजन से रिलेटेड एक लेमा दिया था, एक कथन दिया था, उनका एक कथन है, ठीक है, उस कथन को हम लोग देखेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोले, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था ना, कि उस डिवीजन को करने का जो एक क्रमबद्ध तरीका था, एक सिस्टमेटिक वे था, है ना, कि किसी जैसे कोई सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, किसी समस्या का समाधान करते हैं ना, किसी समस्या को हल करने के लिए, हल करने के लिए अपनाए गए जो होता है ना, करने के लिए अपनाए गए क्रमबद्ध तरीका, अपनाए गए क्रमबद्ध तरीका को, कौन से तरीका को, क्रमबद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना। उस क्रमबद्ध तरीका को हम लोग क्या बोले थे कि वो एल्गोरिथम है। वो क्या है, एल्गोरिथम है। तो देखो हम लोग एल्गोरिथम और लेमा के बारे में बेसिक डिफरेंस समझ गए, ठीक है। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप मुझे क्या बोलते हैं, कमेंट्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं क्या बोला कि लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है जो प्रूफ है, ठीक है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो डिवीजन एल्गोरिथम था, कि जिस समस्या को हम लोग हल करने के लिए, लाइक यहाँ देखो 3x + 5 = 10, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2x और इधर क्या जाता है, इधर माइनस कर देते हैं, यहाँ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 2x × 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। अब यहाँ देखो ये दोनों मल्टीपल में, तो उधर डिवाइड में चला जाता है, तो x = 5/2 हो गया। अब देखो इसको और सिंपल कर सकते हैं, a से बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, 2 × 1/2 हो गया, ये x का वैल्यू आ गया। तो ये जो सिस्टमेटिक वे था ना, ये एक सिस्टमेटिक तरीका था ना, सिस्टमेटिक जो तरीका था, इस तरीका को, इस समस्या को समाधान करने के लिए जो स्टेप हम लोग लिए थे ना, स्टेप लिए थे ना, दैट स्टेप इट्स कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेप था सॉल्यूशन करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोले थे। दोनों में बेसिक फर्क समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में लेमा क्या दिया था। यूक्लिड जो थे, यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया था। हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे। देखो बेसिकली लेमा में उन्होंने क्या बताया था, ये देखो हम लोग क्या देखेंगे, जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका। अब देखो उन्होंने क्या बताया था, लाइक हम लोग जैसे मैं एक डिवीजन के थ्रू समझा रहा हूं। देखो ये क्या है, 37 है, ठीक, और ये आपका 4 है, क्या है, 4 है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 2 है ना, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 37 है, 2 और 37। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। देखो कैसे हम लोग भाग देंगे, ये 2 से 1 टाइम में जाएगा, तो 2 × 1 = 2, -1 ऊपर से 7 नीचे आएगा, हो जाएगा 17। अब लेंगे 2 8 × 16 माइनस करेंगे तो सीधा 1 आएगा, 1 ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 1 1 कैंसिल हो गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा आ गया, जिसको हम लोग बचपन से ही बोलते आ रहे हैं कि ये शेषफल आ गया। ये क्या आ गया, शेषफल आ गया। और ये जो आंसर आता है ना 18, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। देखो 2 चीज आता है हम लोग को, एक शेषफल आता है और एक भागफल आता है, ठीक है। और उसके अलावा जो 2 होता है ना, ये जो होता है बीच वाला, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब यहां समझो ये क्या था, एक ये पूरा क्या, ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, डिवीजन। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, है ना। तो देखो इस
डिवीजन में, इस भाग की क्रिया में, भाग देने की क्रिया में उन्होंने क्या बताया, यूक्लिड थे उन्होंने क्या बताया कि ये देखो, हम जब किसी नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है हमारा, वो क्या है हमारा डिवाइजर है, और ये जो है, ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है वो हमारा डिविडेंड है, और यहाँ जो आता है कोशिएंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आया, ठीक। ये चार चीज हम लोग को हुआ, तो ये जो है ना, इसका इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोशिएंट है, क्या है हमारा कोशिएंट है, ये देखो। और उसके अलावा ये जो हमारा डिवाइजर है, क्या है डिवाइजर है, और ये जो है हमारा डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड है। तो इन सभी चीजों को लेकर यूक्लिड साहब ने एक लेमा बनाया, जिसमें बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये उनका स्टेटमेंट था, वो जो यूक्लिड साहब थे उनका ये लेमा था। तो ये किन से लिए थे उन्होंने, इस डिवीजन से लिए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ गया, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे जो भाज्य है, जैसे हम लोग इसका क्रॉस चेक करते हैं ना, तो हम लोग क्रॉस चेक क्या करते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, देखो इधर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, क्या होगा गुने भागफल प्लस शेषफल। ये देखो, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। जैसे मैं क्या बोला, हमारे पास 37 एक थिंग्स है, जस्ट लाइक एज्यूम कर लो कि हमारे पास 37 मार्कर है, दो मार्कर में 18 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 36 मार्कर बच गया मेरा एक मार्कर। अगर मुझे ये चेक करना है कि हाँ दो ही मार्कर डिस्ट्रीब्यूट करना है 18 लोगों के बीच में, तो हम लोग क्रॉस चेक क्या करेंगे कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और जो एक बच गया था वो 37, मतलब हम लोग का डिवीजन ठीक बना था। तो उसी चीज को बनाने के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो भाज्य होते हैं ना, ये जो भाज्य होते हैं वो निकालने के लिए हम लोग भाजक और भागफल का गुना करके अगर उसमें शेष जोड़ दे, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, इसका भाजक कितना था 2 था, और यहाँ इसका ये देखो भागफल कितना आया है 18 आया है, और इसका शेषफल कितना है 1 है। देखो अगर इसको हम लोग करें तो ये 36 आ जाएगा, 18 टू 18 दूना 36 और प्लस 1 कितना हो गया 37, मतलब हम लोग का बना सही था। ये देखो बीच वाला आया कि नहीं, तो ये भाज्य है हमारा, ये क्या है हमारा भाज्य है। इसी चीज को लेके उन्होंने क्या दिया, एक लेमा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं। तो देखो एक क्या है ना कि जैसे हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक, तो इसमें ये सारा चीज को आप ले लिए, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, कुछ चीज को इरेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या इरेज कर रहा हूँ, जैसे इनके नामों को इरेज कर रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ से 2 से डिवाइड करना था, ठीक है, 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था। देखो तो ये स्टेप बन रहा है ना, ये स्टेप बन रहा है, यही हमारा क्या कहलाया था, एल्गोरिथ्म कहलाया था। क्या कहलाया था, एल्गोरिथ्म कहलाया था, जिसमें अगर मान लो हम इसको ए मान ले, ये भाज्य को हम लोग क्या मान ले, ए मान ले, और इसको हम लोग क्यू मान ले, तो ये मेरा आर है, रिमाइंडर है, और इसको क्या मान ले हम लोग, बी मान ले, क्या मान ले, बी मान ले। तो देखो यहाँ देखो उन्होंने ये इस चीज को दिया कि ए निकालने के लिए आप बी और क्यू को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ए निकालने के लिए बी और क्यू को आपस में आप गुना कर दीजिए, ठीक है, और रिमाइंडर जो है उसको जोड़ दीजिए, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। तो और ये चीज दिया उनका, ये उनका स्टेटमेंट था। और एक और चीज कहा कि आर जो होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और लेस देन क्या होगा, बी होगा। अच्छा ये क्या था सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन बी। देखो आर का जो वैल्यू होगा या तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 आएगा। जस्ट लाइक मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखो 2 है, इसको 6 को डिवाइड करना है, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 से कटेगा 6, मतलब रिमाइंडर कितना है 0 आया। तो ये आर था ना मेरा, या तो आर 0 आएगा या आर 0 से बड़ा आएगा, एक 0 से बड़ा है ना, नहीं तो ये जो बी है, बी दैट मीन्स ये भाजक है ना हमारा, बी क्या है हमारा भाजक है, बी हमारा क्या है भाजक है। नहीं तो वो जो ये आर जो है ना रिमाइंडर, या तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और नहीं तो बी से क्या आएगा, छोटा आएगा। देखो 2 से छोटा है कि नहीं, 2 से छोटा है कि नहीं, यहाँ पे जो बी होगा उससे छोटा आएगा। अगर यहाँ पे अगर बड़ा आता तो हम लोग क्या करते, फिर आगे बढ़ते। जैसे यहाँ पे देखो ये 17 उससे बड़ा आया था ना, तो 17 को रिमाइंडर नहीं छोड़े थे, एज ए रिमाइंडर इसको छोड़े थे नहीं, क्यों, क्योंकि 17 जो 2 से बड़ा है, जबकि एल्गोरिथम में बोल रहा है कि आर जो होना चाहिए 2 से क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, है ना,
2 से छोटा होना चाहिए था, तब जाके हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो सर हम लोग पढ़ लिए, अब इसका यूज क्या है सर, इसका यूज क्या है, देखो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज जो है ना हम लोग करते हैं क्या, एचसीएफ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। सर एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ एलसीएम निकालने आना चाहिए आप लोग को। एक होता है एचसीएफ, ये क्या होता है, एक एचसीएफ होता है एंड एलसीएम, क्या होता है, एंड एलसीएम। ये दो चीज आप लोग को आती है आप लोग को। देखो मैं वैसे ही बता दूं थोड़ा बहुत, है ना। देखो एचसीएफ क्या होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है। किसकी बात करता है, फैक्टर की बात करते हैं। जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनखंड में जो छोटा छोटा पार्ट आता है ना, दैट इज फैक्टर। जस्ट लाइक हियर, ये देखो ये 24 है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से 12 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो यहाँ पे 2 2 2 और क्या आया, 3 आया एंड 1 आया, ठीक है। तो यहाँ ये सारा चीज से क्या है, फैक्टर है। लेकिन ये कौन सा फैक्टर है सर, ये सब प्राइम फैक्टर है सर। कौन सा फैक्टर है, ये सब प्राइम फैक्टर है। देखो फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो फैक्टर का मतलब होता है क्या कि वो उसको कौन कौन सा नंबर काट रहा है। जैसे 24 है सर, 24 के फैक्टर की बात अगर हम लोग करते हैं ना, सर ये 1 से भी कट रहा है, सर ये 2 से भी कट रहा है, सर ये 3 से भी कट रहा है, सर ये 4 से भी कट रहा है, सर ये 6 से भी कट रहा है ना, सर ये 8 से भी कट रहा है, सर ये 8 से भी कट रहा है, 8 के बाद किससे भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 के बाद 24 से भी कट रहा है। इट्स ऑल फैक्टर। देखो 1 2 3 4 एंड 6 8 12 और 24, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, 8 फैक्टर है इसका। कितना फैक्टर है, 8 फैक्टर है, अगर सिर्फ हम लोग फैक्टर की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे फैक्टर करते हैं ना, वो हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है, हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है हम लोग वहां चलेंगे। उससे पहले ये समझ लो, उससे पहले क्या समझ लो, ये समझ लो, ये क्या, एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, और जो एलसीएम होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आता है। क्या आता है, मल्टीपल आता है। देखो सर मल्टीपल आता है, मल्टीपल क्या होता है, जस्ट लाइक मल्टीपल का मतलब होता है कि किसी नंबर को, है ना, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना। जस्ट लाइक यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं कि 5 का 2 मल्टीपल बताओ, तो 5 का पहला मल्टीपल 5 1 5, दूसरा मल्टीपल 5 2 10, तीसरा मल्टीपल निकालना था 5 2 15, और चौथा मल्टीपल निकालना था 5 4 20। मतलब 5 का टेबल पढ़ते चला जाना है, वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। तो ये यहाँ क्या बोलती है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा लोएस्ट है कौन सा हाईएस्ट है, तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात होती है ना, तो वहां पे 2 नंबर के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 2 नंबर के बीच में होगा। सर ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि ए और बी का एलसीएम निकालिए या ए और बी का एचसीएफ निकालिए, 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी दे देगा, ठीक है, लेकिन सिंगल नंबर का एचसीएफ एलसीएम नहीं बोलेगा आपको कभी। किसी भी कंडीशन में आपसे 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का ही एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछेगा, ठीक है। आई बात समझ में कि मल्टीपल्स क्या होता है एंड फैक्टर्स क्या होता है। देखो अब मैं एक चीज सिखा देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एलसीएम एलसीएम समझ में आई, ये चीज समझ में आई। अब देखो मैं एक और चीज समझा रहा हूँ आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन समझाकर फिर मैं एक बार आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। देखो एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जेड यहाँ पे जेड या एस दोनों आता है, ठीक है, देख लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है सर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी नंबर को, दैट्स लाइक 36 है, 36 को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखना, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। जस्ट लाइक मैं जब बात किया था आपसे, जब इसकी फैक्टराइजेशन की बात की थी, तो इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है। जब इसकी बात की इसके फैक्टर की, सर इसके फैक्टर में कौन कौन आ सकते हैं, तो इसके फैक्टर में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो इसको डिवाइड कर देगा, जो इसके मतलब जिस नंबर के टेबल में ये आ रहा है ना, वो सारा नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा। जस्ट लाइक 1, जस्ट लाइक 2 भी इसको काट देगा, 3 भी काट रहा है सर, 4 भी काट रहा है सर, 6 भी काट रहा है ना, 7 नहीं काट रहा है, 8 नहीं काट रहा है सर, 9 भी काट रहा है सर, 9 भी काट रहा है, 10 नहीं काट रहा है, 11 नहीं काट रहा है सर,
12 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है कि नहीं सर? 13 14 15 16 ऐसे में कोई नहीं काट रहा है। हाँ 17 18, हाँ 18 क्या कर रहा है, काट रहा है। 18 के टेबल में भी ये आ रहा है। अब सर 19 काटेगा, नहीं काटेगा, 20 तक नहीं काटेगा। अब डायरेक्ट ये किसके टेबल में आएगा? 26 के टेबल में। मैं ये बताया था आपको कि एवरी नंबर हैव क्या होता है, कम से कम वो उसके पास दो फैक्टर तो होंगे ही, या एक और एक खुद, है ना? एक और खुद तो उसके फैक्टर है ही, उसके अलावा भी फैक्टर जब आ रही थी उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोले थे, और जिसमें सिर्फ एक और ये वाला फैक्टर आता है उसको अभाज्य बोले थे। तो इसमें बताओ, इसमें ये सारा नंबर इसका फैक्टर है, लेकिन हमको सिर्फ उस फैक्टर को लेना है, हमको सिर्फ उस नंबर को लेना है इसमें से जो क्या हो, अभाज्य हो। देखो तो एक जो होता है ना, एक अभाज्य और भाज्य दोनों में नहीं आता है, एक भाज्य या अभाज्य दोनों नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक जो होता है ना, वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, एक को नहीं तो प्राइम के कैटेगरी में रखा जाता है, ना कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो सर यहां से ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जो भाज्य नहीं अभाज्य हो। तो एक तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्योंकि एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बात आई दो की, हाँ सर इसके टू के पास सिर्फ दो फैक्टर है, वन और इट्स सेल्फ। हाँ सर ये क्या हो सकता है? भाज्य संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है सर, ये अभाज्य संख्या हो सकता है सर, 3 भी अभाज्य संख्या हो सकता है ना? उसके अलावा क्या हो सकता है? 4 6 9 की बात करें तो ये नहीं होगा। ये देखो 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 के पास मोर देन 2 फैक्टर है, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर आ गया वो तो भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो देखो 4 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 4 का फैक्टर देखो यहाँ पे, 4 1 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है। सर मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं? मोर देन 2 फैक्टर हुआ। जब मोर देन 2 फैक्टर हुआ तो ये तो भाज्य संख्या हो गया, जबकि हमको क्या लेना है? अभाज्य संख्या को सिर्फ लेना है। तो 4 आएगा हमारा? नहीं आएगा, 4 हमारा नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हाँ ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो सर 2 और 3 इसके फैक्टर में आएगा, इसके फैक्टर में कौन आएगा? 2 और 3 आएगा। ये क्या है? कौन सी नंबर है? अभाज्य संख्या है। कौन सी नंबर है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग 36 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। पहले 2 से 18 टाइम में कटेगा, फिर 2 से 9 टाइम में कटेगा, फिर 2 से कटने वाला है, अब 2 से नहीं कट रहा सर। जब 2 से नहीं कटे तो अगला अभाज्य संख्या कौन है सर? 3 है। अगला अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। तो 3 से 3 टाइम में कट रहा है, फिर 3 से 1 टाइम में कट रहा है। ये 1 आता है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। तो इसका गुणनखंड कौन हो गया सर? इसका गुणनखंड हो गया आपका 2 2 3 एंड 3। ये सब क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया। ये सब क्या हो गया? फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। ये किसका गुणनखंड हो गया? 36 का, जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या यूज हुआ है। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे हैं कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम लोग क्या निकालते हैं सर? एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का सर तरीका क्या है? देखो ये चीजें समझ में आई आप लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है समझ में आई? अब देखो मैं एक और चीज चाहता हूं कि आप लोग से इस एग्जाम में, ये फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा विच इज रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, वहां से जो बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना है, ये बेसिक बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। देखो बेसिकली क्वेश्चन कहां से आएगा? आपसे पूछेगा एचसीएफ बताइए, एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा। क्या पूछेगा सर? एचसीएफ एंड एलसीएम पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एचसीएफ होता है ना, इसको दो तरीके से निकाला जाता है। इसको दो तरीके से निकाला जाता है, एक यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके, है ना, यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके, और सेकेंड जो है ना अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। किसके तरीके से? अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। सर यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह एक तरीके से, और ये अभाज्य गुणनखंड के तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। और एलसीएम जो है ना वो निकाला जाता है आपको क्या अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। ठीक है सर, कैसे निकलता है आइए देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, और एलसीएम और एचसीएम में क्या रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। इसको देखो ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, और एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है ना, लघुत्तम समापवर्तक, और ये महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिलेशन, और निकालने के तरीका देखते हैं। देखो मैं अभी इस थोड़ी देर पहले में क्या बोला था कि कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 2 नंबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। हाँ कितना नंबर होना चाहिए सर? हमारे पास 2 नंबर होना चाहिए। कौन कौन से नंबर होना चाहिए, है ना, कौन कौन से नंबर होना चाहिए? चलो मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखो HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ A एंड B, ठीक, ये HCF ऑफ A एंड B।
तो ए और बी का जो एचसीएफ है, तो ए और बी क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए बराबर मान लेते हैं हम लोग 4 एंड बी बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या मान लेते हैं 6 मान ले या 3 मान ले, 6 मान लेते हैं, वो छोटा छोटा लिए है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बड़ा लेंगे। सर यहाँ पे 2 ठो नंबर है, तो इसका जब बात आता है एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का, एक ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। देखो 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 टाइम में 3 नहीं कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा 1 एंड 1, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 और 4 टू द 4 3 जा 12, 12 क्या आ जाता है उसका एलसीएम आ जाता है, क्या आ जाता है 12 उसका एलसीएम आ जाता है। एक ये तरीका है गुणनखंड करके उसको हम लोग क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ का जो एचसीएफ का जो तरीका है, ये एचसीएफ का जो तरीका है वो क्या है, इसके फैक्टर कीजिए। जो ए था, ए बराबर 4 था, इसका फैक्टर कौन कौन आएगा, 2 एंड 2, 2 दूना 4 है ना। और बी का जो फैक्टर कीजिए 6 है, उसका फैक्टर क्या आएगा 2 और 3, ये आया फैक्टर। सर यहाँ पे ये मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को देखा जाता है इसका पावर कितना है 2 है ना, और 2 है इसका, और 3 का पावर क्या है 0 है, 3 नहीं है वहां पे। मैं अगर ये दिखाना चाहूँ कि सेम दिखे दोनों, तो 3 का पावर 0 मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है। तो एचसीएफ के केस में क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए उच्च संख्या के गुणनखंड, जो गुणनखंड के जो गुणनखंड जो गुणनफल में लिखा होता है उसका सबसे लोवेस्ट पावर है ना, और कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक फैक्टर भी होना चाहिए है ना, जो कॉमन हो, फैक्टर तो होगा, ये तो इस फैक्टर है, लेकिन कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, और इसमें एक दो दो यहाँ देखो हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं, तो यहाँ देखो ये दोनों सिर्फ कॉमन है, ये दोनों सिर्फ कॉमन है कि नहीं, हाँ। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 1 जा 2, 3 में कोई कॉमन है, 3 का 0 और 3 का पावर 0, 3 में कोई कॉमन ही नहीं है। तो ये 2 का पावर 1 एक क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ये क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। तो 2 का पावर 1 मतलब 1 2 हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 कितना आया 2 आया। मतलब एचसीएफ जो होता है ना, सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को बराबर भाग में बांटती है। जैसे दी गई संख्या को 4 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, और 2 से बड़ा कोई ऐसा संख्या है ही नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एलसीएम की, सर मैं इसी में बात कर दूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलसीएम की सर बात करूं, देखो एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम में भी वही काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा है ना, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। ये कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। देखो ये जो है ना 2 1 2 और फिर 2 1 2, ये 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ प्राइम नंबर से इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं है ना। तो 6 का भी फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो इसमें क्या बोला गया हम लोग को कि ये 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो इसमें क्या है ना कि मल्टीपल को लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो उच्च घात होता है, सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 का पावर 0 है और यहाँ 3 का पावर 1 है। तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 में हाईएस्ट पावर किसका है, 3 का पावर 1, और 2 का पावर 1 और 2 के पावर 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 के पावर 2। एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे है ना। 2 2 4 होता है और 3 1 3 होता है, 4 2 12। देखो 12 आया कि नहीं एलसीएम। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ये क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। सर ठीक है तरीका है, लेकिन ये क्या कौन सा विधि कहलाया, सर ये कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि था, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा था। किसके द्वारा था, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा था। लेकिन हम लोग को किसके द्वारा बात करना है, हम लोग को एक लेमा के थ्रू भी निकलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू भी एचसीएफ निकलती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू एचसीएफ निकाल के देखते हैं। क्या देखते हैं, एचसीएफ निकाल के देखते हैं। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एचसीएफ निकालना है आपको, लेकिन उससे पहले ये एक बात करते हैं, ठीक। वो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, उससे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखता हूँ। मैं 2 नंबर लिया था, ए बराबर 4 था और बी बराबर क्या था 6 था। ए बराबर 4 था और बी बराबर क्या था 6 था, मैं लिया था ना। तो इसका एचसीएफ कितना आया था, इसका एचसीएफ जो आया था, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2 आया था है ना। और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना आया था 12 आया था। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है
कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है सर, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये केस वेरीफाइड है ना। 2 संख्या हो और उसका HCF और LCM का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आती है। इससे आपके बोर्ड का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, जहां पे क्या बोलेगा कि 2 संख्याओं का, जैसे वहां दे देगा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दे देगा? 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा। आप लोगों को क्या दे देगा? गुणनफल दे देगा। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू v का कुछ वैल्यू दे देगा। 24 दे दिया है ना, 24 दे दिया। अब उसमें बोलेगा एक संख्या आपको दे देगा 4 दे दिया, तो b निकालिए, है ना, दूसरी संख्या निकालिए। तो हम लोग को क्या पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? सर 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है। सर उसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है। अगर एक संख्या 4 है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 24, है ना। और उसमें से हमको a दे दिया है कितना? 4, तो b निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? b निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड नहीं कर देंगे, 6 नहीं आ जाएगा हमारा b, है ना। ये निकल गया। या तो इसमें ऐसे देता कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है और उसका LCM जो है, उसका HCF बोल देते हैं, मान लो उसका जो HCF है वो 2 है। HCF कितना है? 2 है। तो LCM बताइए, क्या बोलेगा? तो LCM बताइए। तो LCM कैसे निकालिएगा? सर HCF गुने LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 24 है ना। और उसमें से आपको HCF दिया है, तो LCM निकालने के लिए 24 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 नहीं आ जाएगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ठीक है, इसको भी इरेज करता हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक HCF निकाल के समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, वहां पे भी हम लोग देखेंगे। देखो ये क्या है? ये है, मान लो आपका 8 है, ये क्या है? आपका 8 है और ये 42 है। ठीक, 8 और 42 के बीच में हम लोग को क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालने का एक ये तरीका आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 42 को ऐसे डिवाइड करो, है ना, ऐसे डिवाइड करो। ये तो कहां तक लेते हैं कि कहां तक कट रहा है? 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 4 से क्या होता है? 8 5 से क्या होता है? 40 होता है। क्या होता है? 8 5 से 40 होता है। तो ये 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो जैसे रिमाइंडर 2 आ जाता है ना, तो वहां पे बोला जाता है कि इस रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर ले लीजिए और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दीजिए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? जो रिमाइंडर आता था, रिमाइंडर को हम लोग को 0 लाना होता है HCF निकालने के लिए। अगर कुछ नंबर रिमाइंडर आ गया, जैसे 2 आया, तो इस 2 को हम लोग भाजक बना देते हैं और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना देते हैं और फिर से भागफल जो भाग की विधि है उसको दोहराते हैं। अब यहाँ देखो 2 से ये कितने टाइम में कट रहा है? 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पे 8 आ जा रहा है मेरा। कितना टाइम पढ़ने पे? 4 टाइम पढ़ने पे 8 आ जा रहा है। सर 4 टाइम जैसे हम लोग पढ़े 8 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस भाजक के द्वारा, किसके द्वारा? जिस भाजक के द्वारा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य हो जाता है, कोमा, वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मौशा कहलाता है। आई बात समझ में? ये हम लोग को निकालने का तरीका था। वही चीज इसमें भी होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बोला गया कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक, जहां पे R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन B होगा। ठीक, जैसे ही इस चीज को हम लोग रिपीट करते हैं तो मेरा A यहाँ पे क्या था? 42 था। A क्या था यहाँ पे? सर 42 था। 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BQ के फॉर्म में 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम में 5 इंटू 8 लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ 8 है तो मेरा ये B तो हमारा 8 ही दिया ही है। A क्या है? B क्या है? हमारा 8 है। देखो जो बड़ा वाला होता है ना, उसको हम लोग भाज्य ले लेते हैं।
जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा संख्या को हम लोग भाज्य ले लेते हैं, जैसे 42 हो गया। और जो छोटा संख्या होता है उसको हम लोग भाजक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, छोटा संख्या जो होता है उसको हम लोग भाजक ले लेते हैं। ऐसे ही नहीं है, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे संख्या बड़े संख्या को बांटेंगे भाई, बहुत जगह छोटे संख्या को क्यों बांटे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं कि वो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग भाजक ले लेते हैं, जो छोटा नंबर है उसको भाजक ले लेते हैं। तो यहाँ पे बी तो हमारा फाइंड आउट है, बी हमारा 8 है, तो क्यू का वैल्यू कितना रखे कि इसके आसपास आए। तो 5 टाइम में हम लोग क्या किए थे, 42 आया था, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया था, 2 आ गया था। चूंकि हम लोग को क्या बोला गया कि ये देखो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर जो रिमाइंडर था, ये जो रिमाइंडर था ना आर जो था उसको हम लोग ले लेते हैं एज ए बी। आर कहाँ चला जाता है, एज ए बी। तो बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और जो पहले से बी था उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, जो कि कितना हो गया, 8 हो गया। फिर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो 8 को करते हैं, तो 2 बी हमारा 2 था, तो 2 को 4 टाइम पढ़ेंगे प्लस रिमाइंडर 0। चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, r बराबर 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आया था, क्योंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए प्रक्रिया को क्या किए थे, आगे एक्सटेंड किए थे। लेकिन जैसे ही r बराबर 0 आ गया और जिस भाज्य पे आया है ना, जिस भाज्य पे आया है, यानी कि ये देखो ये भाजक हो गया था हमारा, है ना, जिस भाजक के द्वारा शेषफल शून्य हो जाता है वही क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया, HCF ऑफ 8 and 42 इज इक्वल टू लास्ट स्टेप का B। तो लास्ट स्टेप का B कितना है, 2 है, तो कितना हो गया सर, 2 हो गया। ठीक है, ये थी हमारी HCF से रिलेटेड चीजें। तो इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो वहां मैं अच्छे से समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, मैं थ्योरी क्लास दे रहा हूँ। एक और लास्ट टॉपिक बच गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, है ना। जैसे कि क्या होता है ना कि दशमलव संख्या का, है ना, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो जैसे कोई नंबर होगा, ये p/q के फॉर्म में होगा, है ना, p/q के फॉर्म में होगा, तो अगर वहां पे ये पहला कंडीशन तो है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है कि p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या होगा, परिमेय होगा, है ना। अगर इस तरह का पूर्णांक p और q में कम से कम एक क्या आ गया, p और q में अगर एक क्या आ गया, पूर्णांक नहीं है, अगर एक पूर्णांक नहीं है, अगर एक पूर्णांक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या बात करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण कैसे होता है ना। दशमलव प्रसार, है ना, दशमलव प्रसार करना है किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, किसका, अपरिमेय संख्या का। ठीक है भाई, करते हैं ना। देखो सिंपल सी बात है कि जो दशमलव प्रसार की हम लोग जब बात करते हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है, निरूपण जो होता है, 2 तरीके से होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, 2 तरीके से, या तो वो शांत दशमलव आएगा, 2 नंबर जब फ्रैक्शन में होगा तो या तो वो शांत आएगा या अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत आएगा। देखो सर कैसे मैं बात कर रहा हूं कि जब 2 नंबर फ्रैक्शन में होंगे, ये नंबर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, तो 2 नंबर भिन्न का मतलब क्या होता है, ये 8/3 का मतलब है कि 8 को 3 से डिवाइड करना है। हाँ, तो यहाँ पे 2 नंबर है जिसमें एक क्या है आपका, नीचे वाला क्या है आपका, डिवाइजर है, ऊपर वाला डिविडेंड है। तो यहाँ पे हम लोग को कोशिएंट बताना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसकी दशमलव प्रसारण की बात करते हैं, तो या तो वो शांत आएगा, जस्ट लाइक ये देखो, ये 24 है, नीचे क्या डाल दिए, 3 डाल दिए, तो 8 टाइम में कट के रुक गया, है ना। और यहाँ पे क्या कर दे, अगर मान लो इसको हम लोग काटते हैं, है ना, इसको हम लोग काटते हैं, तो 2 टाइम में 6 आ गया, फिर 2 20, 8 टाइम में क्या आ जाएगा, 6 टाइम में 18, फिर 2, फिर 6 टाइम में, फिर 6 टाइम में, 6 टाइम में, ऐसे रिपीट करते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये शांत नहीं है, ये क्या नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि 6 रिपीट करते जा रहा है। तो 6 जो रिपीट करता है ना, उसके ऊपर बार का साइन दे देते हैं। ये क्या है, 6 के ऊपर जो है ये वाला, इसको बार या रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार या रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं।
तो ये देखो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मैं क्या बोला कि दो तरीके से, या तो शांत होगा या अशांत होगा। ये देखो शांत था और ये क्या होगा, अशांत हो गया। जो अशांत होता है ना ये भी दो तरह का होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, जो शांत होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना वो दो तरह का होता है। एक क्या होता है, रिपीटिंग होता है ना, रिपीटिंग होता है। और एक जो होता है ना नॉन रिपीटिंग होता है। एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो रिपीटिंग होता है ना, जो रिपीटिंग होता है ये परिमेय संख्या कहलाता है, ये परिमेय संख्या होता है। देखो ये तो शांत दशमलव परिमेय होगा ही, शांत दशमलव क्या होगा, परिमेय होगा ही। लेकिन अशांत में जो रिपीटिंग होगा वो परिमेय होगा और जो नॉन रिपीटिंग होगा वो अपरिमेय आएगा। अब देखो आप लोग को ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में दे देता है क्वेश्चन और बोलेगा बताइए कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। या तो पूछेगा अशांत है या अशांत है, ये पूछेगा, या ये भी पूछ सकता है कि वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ना। तो जिस नंबर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक इस तरह का नंबर लिखा रहता है ना कहीं पे, इसको चेंज कीजिए तो ये देखो ये नंबर क्या है ना, रिपीटिंग नंबर है। ये 4 इसके बाद से रिपीट कर रहा है, 0.3 के बाद 4444 रिपीट कर रहा है, तो वो हमारा परिमेय संख्या है। उसको हम लोग साधारण भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग जो साधारण भिन्न होता है इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन कुछ नंबर होंगे जैसे ये देखो 2 1 4 2 3 6 8 9 कुछ आ रहा है, तो वो क्या हो गया, अशांत में भी क्या हो गया, अशांत में भी नॉन रिपीटिंग हो गया, अनावर्ती। ये आवर्ती मतलब बार बार, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, आवर्ती। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, आवर्ती। और इसका मतलब क्या होता है, अनावर्ती। अनावर्ती आता ही नहीं है बार बार जो चीज, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे ऐसे ऐसे नॉर्मल नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखो 3 दे दिया आपको 10 और बोलेगा बताओ इसका दशमलव प्रसारण होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो, है ना। चलो देखो एक लास्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और ढेर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, एक चीज मैं क्या बोला कि 3/10 दिया है, आपसे पूछेगा ये, आप ये बताइए कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए क्या करना है, जो नीचे दिया रहेगा ना ये p/q के फॉर्म में है, तो जो q रहेगा ना उसका गुणनखंड करना है। कैसा करना है, गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड करना है सर, अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है सर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसका फॉर्म 2m, देखो 2m या n मान लो, m मान लो और 5n, 2m और 5n अगर इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है सर, 2m और 5n, अगर उसका गुणनखंड इस फॉर्म में आता है तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसके गुणनखंड में कोई और नंबर आ गया, m और n पूर्णांक संख्या जिसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है तो वो क्या आएगा, अगर 2m और 5m n के जगह पे अगर तीसरा नंबर इंटर कर रहा है, यहाँ पे कोई तीसरा नंबर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसारण होता है उसका, अशांत दशमलव प्रसारण होगा उसका। क्या होगा, प्रसारण होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो 3/10 में जब हम लोग 10 के फैक्टर की बात करते हैं तो इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 5 और 2 है, 2 और 5 है, तो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, जहां पे n और m का वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये देखो इस फॉर्म में आ गया ना, मतलब ये शांत है, ये क्या है, शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसारण इसका आएगा। अब करके भी देख लो प्रसारण, ये 3 को जब काटेंगे तो क्या कहलाएगा, 0.3 टाइम में आके रुक गया। शांत का मतलब वो एक जगह पे जाके उसका जो डिवीजन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। और अशांत का मतलब है 10 लाख में यहाँ ले लिया 3/15 ले लिया, क्या ले लिया 3/15, 3 नहीं 4/15 ले लिया। तो जो 4/15 ये है ना, इसमें देखो 15 का जब फैक्टर की बात करते हैं तो ये 3 और 5 है, क्या है 3 और 5 है। तो ये मैं क्या बोला था, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए फैक्टर, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए फैक्टर, तो ये दोनों शांत कहलाएंगे। लेकिन 2 के साथ 5 है ना, 5 और 2 के अलावा तीसरा नंबर कोई भी आ जाए, जैसे इसमें 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अशांत हो जाएगा। इसको काट के भी देख सकते हैं। देखो ऊपर 4 है, नीचे 15 है, ठीक। इसको हम लोग काटते हैं। डेसिमल 40 2 टाइम में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा तो कितना हो जाएगा 30, 10 कैरी आ जाएगा। फिर एक जीरो बढ़ेगा तो 90 क्या आ जाएगा 75 90 है ना। 15 साते कितना हो जाएगा, नहीं 15 छक लगाते हैं ना, 15 छक 90 लगाते हैं हम लोग, 15 छक लगाते हैं 90, फिर 10 आ गया, फिर छक 90। ये रिपीट कर रहा है, ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। तो ये क्या शांत आया, 2.6 के बाद ये 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये क्या शांत आया, नहीं अशांत आया। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर देख लिए, और सभी चीज को हम लोग देख लिए। यहाँ पे जो बचल होगा ना उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। क्वेश्चन के साथ बहुत सारा चीज आएगा जिसको हम लोग को सीखना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को नोट्स की जरूरत है तो वो मुझे कमेंट्स में मैसेज करेगा, और मैं उसको वो क्या कर दूंगा, मैं उसको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी भी मैं बता दूंगा आपको मैसेज के थ्रू, और उससे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, या मैं नोट्स आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से सेंड कर दूंगा अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। अदरवाइज मैं जितना भी चीज बताया, अगर आपके पास नोट्स थी तो ये रिवीजन क्लास था, है ना। अगर नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये उनके लिए भी है जो मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं ये सर, और उनके लिए भी है जो मैट्रिक में आए हैं, है ना, अभी अभी आने वाले हैं, ठीक। तो इसी लेक्चर के साथ मैं इस क्लास को एंड अप करता हूं, और अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे रेशनल नंबर का, ठीक है। अगले वीडियो में रेशनल नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए ना कि जो ये वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं प्रोवाइड करूँगा, ओके। ठीक है, बाय।